नमस्कार। रियासत जम्मू कश्मीर जो अब यूटी बन चुकी है, इसमें रोजगार को लेकर के सियासत हो रही है। हम सब जानते हैं JKSI की लिस्ट कैंसिल हुई, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट कैंसिल हुई, JE की लिस्ट कैंसिल हुई, लेकिन आज उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा का ये कहना है कि 8 महीनों के अंदर जितनी भी रिक्त वैकेंसीज हैं, खाली वैकेंसीज हैं, उनको फुल किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर के लगातार हावी है कि आखिर इतनी धांधलियां हुई कैसे, इन पर चर्चा करेंगे। रजनी जी हमारे साथ। रजनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिंदर सोनू जी हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, आपका स्वागत है। साहिल जी, आपका स्वागत है। आप इसे शुरू कर दो साहिल जी। जिस तरीके से आज स्टेटमेंट आया है, पहले गलतियां की जाती हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि पहले जम्मू कश्मीर में जॉब बिकता था, अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि जो LG साहब हैं वो डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक बड़ा संबंध रहा है। तो ये उनके स्वभाव में है कि पीछे जो कुछ किया हुआ उसको भूल जाओ और फिर आगे एक नई जो रेल है वो एक नई पटरी बनाकर उस पर शुरू कर दो। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप पिछले 7-8 साल की राजनीति को देखें, और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार भी रही, ये PDP और भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन रहा, और 2018 के बाद से तो डायरेक्टली ही एक ही इंजन की सरकार है, और BJP वहाँ पे भी है और इनडायरेक्टली BJP यहाँ पे भी है। तो जो यहाँ सिस्टम बना हुआ है वो बड़ा परेशान कर देने वाला है, ख़ास तौर से वो युवाओं के लिए जो है वो एक बड़ी भारी समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई हुई है। 2014 के बाद से अब जितनी भी जॉब्स की नोटिफिकेशन निकली, अगर आप उनकी हालत देखें तो सबको जो है वो रोना आता है। जैसे कि आपने कहा कि जल शक्ति विभाग में जो पोस्टें निकली थी उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। सब इंस्पेक्टर का जो स्कैम हुआ उस पर मैं बाद में आऊँगा कि उसमें कौन कौन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और क्या क्या हुआ है, उस पर भी मैं बाद में आता हूँ। और उसके साथ एक लिस्ट और थी जो फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की जो लिस्ट थी। तो नोटिफिकेशन इनके समय पे निकलती है, घोटाला इनके समय पे होता है, एग्जाम इनके समय पे कंडक्ट होता है, और फिर यही वापस कहते हैं कि भैया घोटाला हुआ तो हमने वापस ले लिया। तो अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेरोज़गारी में अगर आप डाटा देखें, 45 साल का पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर है, और जो CMI के आंकड़े बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी बेरोज़गारी जो है वो एक प्रकार से ब्लास्ट हो चुका है। तो मैं ये ज़रूर यहाँ से अपील भी करूँगा, गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, जो प्रशासन में जो लोग हैं उनसे भी मैं ये अपील करूँगा कि वो कुछ इस तरह के कदम ज़रूर उठाएं इस पे वर्कआउट हो। और युवा सड़कों पर है। आपने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के बच्चों के वो जो आंसू हैं वो पूरे जम्मू कश्मीर ने देखे कि किस तरह से वो रोए हैं। बच्चा इतनी देर जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है और फिर एकाएक उसे पता चलता है कि जो उसने एग्ज़ाम दिया है वो एग्ज़ाम में धांधली हुई है, उसकी मेहनत पे जो है वो पानी फिर जाता है। तो सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, और अपनी जो कार्यशैली है यहाँ पर उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। इस पर लेकिन जी आप क्या कहेंगे? देखिए, एम्बैरसिंग पोजीशन हो जाती है। एक तरफ आप ही यानी SSB पेपर कंडक्ट करवाता है, फिर लिस्ट को क्रैश कर दिया जाता है, फिर दूसरी जो संबंधित लिस्ट है वो भी क्रैश हो जाती है। LG, आपको ये कहेंगे कि LG एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा कोई लेना देना, लेकिन आपको इतना पता है कि होम डिपार्टमेंट यहाँ पर देख रहा है और होम डिपार्टमेंट आप ही के पास है वहाँ पर दिल्ली में, तो कैसी एम्बैरसिंग पोजीशन हो जाती है? पहले तो मैं साहिल जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि भाई जो LG हैं उनके अंडर ये सब कुछ हो रहा है। जो मुझे लग रहा है कि एक सराहनीय कदम है LG ने जो CBI इंक्वायरी बिठाई है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। अगर LG को लगा कि यहाँ पर धांधली हुई है, जो नियुक्तियाँ हुई हैं या जो सिलेक्शन हुई है उसमें धांधलियाँ हुई हैं, तो कहीं ना कहीं LG ने जो स्टेप उठाया उसकी हम प्रशंसा करते हैं। बिल्कुल युवा सड़कों पर है, BJP को भी दिख रहा है युवा सड़कों पर है, और BJP के नेता मिल भी रहे हैं युवाओं से। हम निवेदन भी लगातार LG से कर रहे हैं। आप लोग समझते हैं कि भाई केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है और यहाँ पर LG शासन है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट BJP की नहीं है। मगर हम ये बार बार निवेदन कर रहे हैं LG साहब से कि अगर यूथ्स की आप निकाल रहे हैं जॉब्स, जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर धांधली हुई है, आप स्क्रैप कर रहे हैं उन पोस्ट को, उन स्क्रैप करने की पोस्ट तो ठीक है, सराहनीय कदम है, मगर जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी इंपॉर्टेंट है। हम BJP कभी इस फेवर में नहीं गई। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं, BJP की सुनवाई LG के सामने नहीं। देखिए, वहाँ पर सबकी सुनवाई है, वहाँ पर कांग्रेस भी बोल सकती है, वहाँ BJP भी बोल सकती है, वहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता जाके बोल सकता है, मगर डायरेक्टली आप कहें कि BJP की ही वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। BJP इस समय खुद रिक्वेस्ट कर रही है LG के साथ कि यूथ की सुने, यूथ सड़कों पर है, यूथ के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है, हम यूथ के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे वरिंदर जी?
देखिए, अब कहने सुनने को रह क्या गया है, इस पे हम बात करें तो क्या करें, मुझे तो समझ ही नहीं लगती कि हम किस चीज़ की बात करें और किसको छोड़ दें। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली तौर पे होम मिनिस्टर साहब चला रहे हैं, नई दिल्ली सरकार चला रही है। कोई भी अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है तो मैं समझता हूँ 2-2 करोड़ रुपए की फ्लैक्स होर्डिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके बड़े से लेकर छोटा नेता जो हैं वो शहर में इसकी मतलब लगाते हैं जी। इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब सरकार की कोई पॉलिसी को हम एक्सपोज करते हैं तो जी एकदम से पीछे हट जाते हैं कि जनाब हमसे इनसे को लेना देना नहीं। अब पहले तो ये सलाह करके ये बता दें कि ये मानते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में यही शामिल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या को 2 लोग चला रहे हैं। पहले तो ये बताएं। अगर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उसमें शामिल है, तो अपनी जिम्मेवारी से कोई नहीं भाग सकता जी। बात यह है कि एलजी साहब की किस बयान की हम बात करें, किसके ऊपर इतबार करें, किसके ऊपर ना करें, ये तो जम्मू कश्मीर में अब आम हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहले भी कहता हूँ एक लेबॉर्ट्री बन चुकी है, जहाँ आते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं चले जाते हैं, वहाँ से कोई केमिकल आते हैं जहाँ डालते हैं, वो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसका वो केमिस्ट्री का कोई रिएक्शन हुआ, उसमें जो उनकी भाषा उसमें जाते हैं, वो बाहर ले जाते हैं। कभी 25 लाख वोटर आ जाते हैं, कभी 32,000 बन जाते हैं। कहता है इलेक्शन कमीशन, ये भी एक प्रयोग था। बिल्कुल प्रयोग है। मैं उसकी वजह बताता हूँ ना। 25 लाख वोटों के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सफाई देने उसकी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ से समझ नहीं लगती है कि ये हो क्या रहा है। बीजेपी भी सफाई देती ना। नहीं, मैं वही तो कहता हूँ, पहले दिन ये कहते बहुत सराहनीय फैसला है, जब लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, उससे पूछो। अब जिन्होंने कहा है वो पता ही नहीं कहाँ है, जिन्होंने कहा है वो पता ही नहीं कहाँ है। बात यह है कि बात अब जब रोजगार की आती है, हम जो कहते हैं 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन था, आज साबित हो रहा है ना। जिस तरीके से लूट खसूट चल रही है, नौकरियां बेची जा रही, यार ये क्या चल क्या रहा है हमें ये नहीं समझ आती। पोस्टें निकलती हैं, एडवर्टाइज होती हैं, इंटरव्यू होते हैं, मेरा कल 1100 रुपए के एक बच्चे से लेते हैं, लाख मतलब कितने लाखों बच्चे टेस्ट ही हो रहे हैं। टेस्ट होते हैं, वो उनकी एंट्री फीस रखते हैं ना वो। यस। मेरा ख्याल है 1 लाख बच्चा 100 पोस्ट के लिए अप्लाई करता है। बेरोजगारी है, इन्हीं की देन है। इन्होंने दी हमें 6 करोड़ नौकरियां देनी थी, साल में पता नहीं कहाँ गई। 2 करोड़ जी। अच्छा 2 करोड़ पता नहीं कहाँ गई। चलो मेरे से गलती होगी, लेकिन जब से बने अब तक तो 10 करोड़ बनी जानी चाहिए थी ना, जब से सब चला। अब पहले तो खजाने में पैसे जमा कराते हैं, 2 साल लगा के लोगों को पहले सड़कों पे दौड़ाते हैं, टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, वो लिस्ट निकलती है, फिर लिस्ट वो स्क्रैप हो जाती है। खुद जो बनाते हैं फिर खुद ही ट्वीट करके कहते हैं इसकी इंक्वायरी की जाएगी। भाई किसकी इंक्वायरी, किसने किया? आपको नहीं पता किसने किया, सबको पता है किसने किया, वो बात आती भी नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है, अब मुझे आप बताइए, इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट एडवाइजर और जेके PSI कर दिया, इन्होंने स्कैम बना दिया। बन गया स्कैम, मान लिया, कैंसिल कर दी। अब जिन बच्चों ने 1000 रुपया दिया था, इन्होंने वापस कर दिया उनको 1100। जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई के लिए दिया था, वो कितना पैसा है, वो कितनी बड़ी ठगी है। और दूसरी भाई मैं कहता हूँ, वो एक उर्दू की एक शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, बता काफिला लुटा क्यों है, मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई हम किनसे गिला करें, हम अफसर किसी से क्या गिला करें। आप एक तरफ से कहते हैं पारदर्शी सरकार लाने जा रहे हैं, आपके लोग इन्वॉल्व में पैसे ले रहे हैं। मैं चैनल पे कह रहा हूँ भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कांग्रेस की जरूरत है, ना PDP की जरूरत है, ना दूसरे। हम ये कहते हैं कि हमें तो वो पहला ही सिस्टम अच्छा था भाई, कम से कम अगर रोजगार था, ठीक है। ये कहते थे हम इन्हीं की मान लेते हैं जी, कश्मीर खा गया यार, 70 में से 100 में से 30-40 तो हम लगते थे ना। आज आप रोजगार बाहर के लोगों को देना चाहते हो, जमीन आप बाहर के लोगों को देना चाहते हो, MLA आप इम्पोर्टेड लाना चाहते हो, तो LG साहब जो हैं ये कैसे कहती है भारतीय जनता पार्टी के हमारे इनसे लेना देना नहीं है। वो इनके 2 बार के MP नहीं है, इनके फॉर्मर मिनिस्टर नहीं है वो तो मुझे समझ नहीं लगती। जहाँ तो वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है ना ये तबाह हो जाए जी, ये तबाह हो जाए, ये सड़कों पर ही रहे। भाई जिस बच्चे ने पढ़ना है, आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि जिन फाइनेंशियल अकाउंट एडवाइजरों की लिस्ट इन्होंने कैंसिल की है ना, वो छोटी छोटी बच्चियां रोते हुए ना मिठाई का डब्बा लेके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गए हैं जम्मू, ये है ना, सबने कवर किया ना। भाई मैं कहता हूँ बाकी तो बातें छोड़ो, उनके आंसुओं का ही ख्याल करो। बच्चियां छोटी छोटी, भाई मैं कहता हूँ, मैं जिस बच्चे एक सवाल है, मैं कहता हूँ कि मैं नौजवान बच्चे जो +2 या ग्रेजुएशन कर, जब हमारे टाइम में कोई ग्रेजुएट होता था ना, तो जब वो ग्रेजुएशन करके बाहर आता था तो मैंने नहीं इतनी बुरी हालत नौजवानों की देखी। भाई कोई चेहरा ही नहीं है जिसके ऊपर ऐनक नहीं लगी।
हर एक बच्चे के आंखों पे ऐनक लग गई है, पढ़ाई का इतना बड़ा बोझ है। आपके पास आने से पहले इतना बड़ा बोझ है। रजनी जी से रिप्लाई मेरे सामने पीडीपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि हमारे टाइम में ग्रेजुएट होते थे। बिल्कुल आपके टाइम में ग्रेजुएशन होने के बाद रिश्तेदारी में बैकडोर एंट्रीज होती थी, जॉब्स लग जाती थी। जी मैं ये क्लियर कर दूं, आपकी जितनी धांधलियां हुई आप आपकी सरकारों रिश्तेदारों को लगा दो सही, किसी को दो। हमारे यहाँ भाजपा में ऐसा कल्चर नहीं है। भाजपा में ट्रांसपेरेंसी है, मेरिट लिस्ट पे जो बच्चा क्लियर करेगा उसी को आगे लाया जाएगा। पीडीपी और कांग्रेस की और एनसी की सरकारों ने यहाँ पर धांधली मचाई थी, जो हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि जो धांधलियां आपकी सरकारों में हुई वो कहीं ना कहीं 2014 के बाद खत्म हो रही हैं। और जो ये सीबीआई इंक्वायरी है वो उसी का एक प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हमारे गद्दार बैठे हुए हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। हम कह रहे हैं कि उन एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी को पहचानना चाहिए, उस एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे गद्दारों को, और उनको बाहर करना चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए, ताकि एक मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर से पूरे देश में जाए कि जम्मू कश्मीर में ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को ये सजा दी गई है। हम यूथ्स के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे, ये बीजेपी का वादा है। और अगर आप कह रहे हैं मिठाई का डब्बा लेके हमारे ऑफिस के बाहर, बिल्कुल हमारे ऑफिस के बाहर, क्योंकि उन्हें उम्मीद है बीजेपी से। उन्होंने सरकार बनाई बीजेपी की, 25 एमएलए उन्होंने जिता कर दिए जम्मू से बीजेपी के। बिल्कुल गलती नहीं हुई वो इस चीज से, वो हमें अपना परिवार समझते हैं और हम भी उन्हें अपना बच्चा समझते हैं। अगर वो बच्चियां रोई हैं, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी दर्द हुआ है, क्योंकि मैं भी बच्चों वाली हूँ। मुझे उन बच्चियों के आंसू दिखे और मुझे लगा कि मैं उनके बीच जाऊं, मगर मेरे हाथ में कुछ ऐसा नहीं था कि जो मैं उनको दे के आती, जो मैं उनको वादा करके आती। यहाँ पर एलजी सरकार है, आप कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर है। बिल्कुल मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर काम करता है। आप मोदी जी के इशारे पे या होम मिनिस्ट्री के इशारे पे काम नहीं करता। जितनी भी पोस्टें निकलती हैं वो अपनी यहाँ वैकेंसी जितनी होंगी उस हिसाब से एलजी साहब पोस्टें निकालेंगे। बाकी रही बात बीजेपी की, बीजेपी लगातार 2014 से आप लोगों का पर्दाफाश कर रही है। आपकी सीएम महबूबा मुफ्ती मिलिटेंटों को सपोर्ट करती थी कि उनको नौकरियां दी जाए। हमारी गलती थी, हमारी गलती थी। नहीं बिल्कुल देखिए नया ला रहे हैं। देखिए आपकी जमीन खिसक गई है, पीडीपी की जमीन खिसक चुकी है जम्मू कश्मीर में, हमारी बची हुई है। भाई साहब हमारी जमीन बची हुई है, आप आने वाले समय में देखेंगे बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी, हमारे मुख्यमंत्री हो गए, आप बिल्कुल देखेंगे। और पीडीपी का सफाया हो चुका है, पीडीपी का सफाया हो चुका है, जम्मू से कश्मीर से थोड़े दिनों में हो जाएगा। आपकी मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिख रही, वो तभी दिखती है जब मिलिटेंटों का सपोर्ट करना होता है, वो तभी दिखती है जब टेररिज्म के जो सपोर्टर्स हैं उनके घर में उनका अफसोस करने के लिए वो जाती है, तब दिखती है। साहिल जी आपसे जानना चाहूंगा, लिस्ट क्रैश करना क्या कोई हल है? फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती थी? इनजस्टिस नहीं हुआ उन बच्चों के साथ? विनोद जी मैं सबसे पहले ये हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो बड़ा ओजस्वी उन्होंने भाषण दिए, मैं बड़े ध्यान से उनकी बात को सुन रहा था। देखिए मैं बेरोज़गारी पे ही रहूँगा, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जिस इशू पे जो टॉपिक है उसी के इर्द गिर्द मैं आज बात करूँगा। कि मैं देख रहा था अभी सीएमआई की रिपोर्ट भी मेरे सामने है कि सिर्फ जून के महीने में 1.40 करोड़ रोज़गार जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ख़त्म हुए हैं। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे तो उनका नारा था कि हर साल वह 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। अभी पिछले दिन उन्होंने 10 लाख की बात की है, तो 2 करोड़ हर साल से वो अब 10 लाख पे आ गए हैं। 45 करोड़ लोगों ने, एक रिपोर्ट और आई है कि 45 करोड़ के लगभग लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी है रोज़गार की इस देश के अंदर कि अगर हमें रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, बड़ा घुमाया इन्होंने, बड़ा स्मार्टली खेलती है बीजेपी। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसका तो क्रेडिट ले लेती है, लेकिन जो चीज़ें गलत होती हैं वो किसी और के ऊपर थोप देती है। आपको याद होगा विनोद जी, कोरोना काल के बाद इन्हीं के बीजेपी के सीनियर लीडर्स सभी बैठे हेडक्वार्टर में, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, इन्होंने जो सारा इल्ज़ाम था, जो मिसमैनेजमेंट हुआ कोरोना में या जो बाकी चीज़ें थी, बड़ा स्मार्टली उन्होंने सारा का सारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। और उससे पहले वो कह रहे थे, उससे पहले नारा लगाते थे कि प्रधानमंत्री जी का जो कोरोना में जो प्रबंधन है पूरे देश के अंदर वो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन जब यहाँ से तस्वीरें वायरल हुई, तस्वीरें बाहर आई, भयावह तस्वीरें थी वो, कि हॉस्पिटल्स के बाहर लोग बाहर बैठे हुए थे पार्कों में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनकी ये नीति है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और तब तक बोलते रहो जब तक वो झूठ जो है वो सच साबित ना हो जाए। आप देखिए विडंबना है, लेकिन सही में आपके लोग तो आए नहीं था। विडंबना है, कोविड में बाहर निकले नहीं। कोविड में अगर आज भी आप गूगल करोगे ना तो वो जिसका सीना बड़ा चौड़ा, जिसके बारे में कहा जाता है भला साहब, वो गली गली जम्मू शहर में घूमे,
इस तरह की बात मत कीजिए विनोद जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। मैं आता हूँ फिर से जो अभी जो सिस्टम बना हुआ है, जो चीज़ें चल रही हैं, बड़ा स्मार्टली हमारी बड़ी बहन और भाजपा की बड़ी तेज तरार प्रवक्ता है, बड़ा अच्छा बोली, ओजस्वी भाषण दिया। सब कुछ जो है वो गलत चीज़ें डाल दी अफसरशाही के ऊपर। जिस तरह अभी पिछले दिनों हमारे भी आज़ाद साहब ने जो डिलिमिटेशन में कुछ गलत हुआ था वो डाल दिया था, राग मिल रही है, लाइन जो थी वो कहीं ना कहीं मिल रही थी, वो डाल दिया था, वो भी उन्होंने अफसरशाही के ऊपर, और प्रधानमंत्री जी को एक प्रकार से क्लीन चिट दे दी थी। सीबीआई की रेड्स हुई और भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी मेंबर जो अखनूर से थे, उनके रिश्तेदारों का पूरा नाम आया बेटे का। और एक हाँ रिश्तेदार सभी उसमें मिक्सअप हो गए। और सबसे बड़ी बात, अखबार में एक अखबार में खबर भी लगी थी कि एक सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर का सबसे पावरफुल आदमी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका सिक्योरिटी गार्ड जो उनके घर के बाहर जो लगा हुआ था, जो पलांवाला का ही रहने वाला था, उसकी भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है और जो वो मास्टरमाइंड है। और मैं आपको एक चीज़ इसमें और बड़ी इंटरेस्टिंगली जो बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ के ऊपर सबका किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और भारतीय जनता पार्टी बड़ा ये प्रचार कर रही है कि भाई हमारे टाइम पे गलत हुआ लेकिन हमने ही खोजा, आपने नहीं खोजा। ये वही जो बच्चे थे जिन्होंने खुद अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने खुद जो थी वो विरोध का जो झंडा था वो बुलंद किया, वो प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हुए, उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट में जिस बच्चे के 40 नंबर हैं, वो बच्चा भाई 120-130 नंबर कैसे टॉप कर रहा है। तो फिर बाद में वो जो स्टोरी आई कि जम्मू कश्मीर का जो सबसे पावरफुल आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका सिक्योरिटी गार्ड पूरी बस भरता है और पूरी बस में बिठा के बच्चों को बाहर लेकर जाता है लखनपुर से आगे, और फिर उनको वो पेपर्स दिए जाते हैं। इस प्रकार का तो यहाँ पे नंगा नाच हो रहा था। ये मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन बच्चों को, जिन बच्चों ने ये जो गंद मचा हुआ था, ये जो भ्रष्टाचार की बड़ी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। वैसे एक बात और है कि ये भ्रष्टाचार की अगर बात करो तो इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एक्स-MLC साहब भी थे, विक्रम रंधावा साहब, उन्होंने भी तो कहा था, मानते ये बेशक नहीं है, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और पैसा कहीं जाता है दिल्ली में, कहीं किसी पावरफुल आदमी की जेब में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब रोजगार शब्द की बात आती है तो इन्हें महबूबा मुफ्ती का वो जो पाकिस्तान के साथ सिस्टम में याद आ जाता है। वही महबूबा मुफ्ती राजनाथ सिंह जी बैठे हुए थे जब वो कहती थी बच्चे टॉफी, जब वो कहती थी कि बच्चे के टॉफी लेने गए, तब तो वो बड़ी अच्छी थी। जब तक सत्ता की मलाई चाट रहे थे मिलके सारे, आप तो सोनू जी को फंसा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं इनका बचाव नहीं कर रहा, तिरंगे को कंधे वाली बात में आ जाएगी। इनको बचाव नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय जो इससे पहले गवर्नर साहब रहे सतपाल मलिक साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि बैंक पीओ की लिस्ट सिर्फ इसी वजह से क्रैश हुई, इसी वजह से उसको रद्द किया गया क्योंकि उसमें जम्मू के बच्चे जो थे वो ज्यादा थे। वो मेरा बयान तो नहीं था ना, वो आप ही के गवर्नर जिनको आपने अभी भी लगा कर रखा हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि रोजगार से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने क्रिएट किए। हमने कहा कि यार सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देंगे। क्या किया इन्होंने? आए और सबसे पहले उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो था वो खत्म करने का काम किया, जो रोजगार थे उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर डाका डालने का काम किया गया। 2014 के बाद से जितनी आपने जॉब्स की नोटिफिकेशन निकाली, वो सब के सब जो है वो बिल्कुल मतलब कि वो घेरे में है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। आपके खुद के अपने लोग जो हैं वो लिप्त पाए जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। तो ये किस तरह का आप जम्मू कश्मीर जब बना रहे हो, आप ही के ऑफिस के बाहर महीनों वो बॉर्डर बटालियन के बच्चे बैठे रहे। मजबूरन आपने बाद में जबरदस्ती पुलिस के माध्यम से जो था वो उनको उठा के बाहर जो है वो फेंक दिया। तो ये जम्मू कश्मीर की जनता देख रही, हमेशा पाकिस्तान मंदिर मस्जिद गाय गोबर ये चीज नहीं चलेगी। लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोग इसका आकलन खुद करेंगे। वीरेंद्र जी, आप पर आरोप लग रहा है कि आपके टाइम में भाई भतीजा बात और बैकडोर अपॉइंटमेंट होती थी, ये रजनी जी ने लगाया, मैंने नहीं लगाया। देखिए ऐसे है, रजनी जी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात की है, लेकिन इनकी बातें जो 2-3 हैं मैं उनको भी थोड़ा क्लियर करूं। पहली बात तो हम डिबेट कर रहे थे बेरोजगारी पर, जहाँ जो रोजगार का सिलसिला है, अब बीच में पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान नहीं सुनिए, सीएम वो सब की थी, पूरे जम्मू कश्मीर की थी मैडम जी, सीएम वो पूरे जम्मू कश्मीर की थी। अब ये अगर हमारा नहीं, आपका जम्मू बाहर था उस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार से, लेकिन मुझे समझ नहीं लगती अब करें क्या विनोद जी। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब इनकी नजर में कहते जम्मू कभी नहीं था सरकार में, तो आपका तो जो मंत्री आपने सरकार क्यों नहीं छोड़ी उस वक्त? आप 4 साल करते क्या रहे सरकार? यही तो
मैडम जी मेरी बड़ी, आप मेरी बड़ी बहन है, ये जो चैनल पे श्रोता हमें देख रहे हैं ये बिल्कुल जाते हैं, जानते हैं। मैं झूठ बोलूंगा 1 मिनट पकड़ लेंगे। बात ये है ना, बिल्कुल हमारा चेहरा तो जब जो 99 में था वही आज है। हमारी ये बात है कि जब सरकार बनी, आपने कहा जी हमारा परिवार है, क्या परिवार के लोगों ने आपको मौका दिया, 25 MLA बना के आप सरकार में शामिल हुए, जम्मू का मैंडेट था, मैंडेट की कदर हुई। अब आप मुझे बताइए, आपको तब परिवार याद नहीं आया जब वो बच्चे जितेंद्र सिंह जी से मिलने चले गए पार्क में, तो आपने लाठियां बरपाई, आपने पुलिस लगा के उनको मारा। वो कौन थे? बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स जिन्होंने आपको वोटें दी थी, जम्मू में आपके MLA बनाए थे। ये मैं थोड़ी मेरी सारी बात सुनिए। दूसरी इसमें बात आपने अभी की कि आप मिलिटेंटों की बात करते हैं। भाई आप तो दफ्तर में मिलिटेंट रखते हो। वो तालिब हुसैन जो लश्कर तोयबा का एरिया कमांडर था, उसको आपने ST सेल का इंचार्ज बना दिया। तो जब भगवान के लिए मैं कहता हूँ इस इल्जाम को पहले आप सिद्ध कीजिए। मैं तो कहता हूँ आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी बीजेपी के लीडरों जम्मू की। आपके दफ्तर में कितने मिलिटेंट हैं जिनको आपने ओहदेदार बनाया है, ये आपसे पूछना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपना घर ठीक कीजिए। आप खुद लोग इन्वॉल्व हो मिलिटेंसी एक्टिविटी में, आप किसी को क्या नसीहत दे सकते हो? तीसरी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ना तो PDP की चीफ मिनिस्टर थी और ना कश्मीर की, वो जम्मू कश्मीर पूरे की चीफ मिनिस्टर थी और आपकी पार्टी के समर्थन से चीफ मिनिस्टर थी। अगर आपकी पार्टी हमारे साथ नहीं आती, हम सरकार नहीं बना सकते थे। सीधी सी बात है ना, इनकी अक्सरियत हमारे साथ थी। जब आपने कौंसिल में ब्लॉक बनाने थे तो आपको PDP अच्छी लगी। जब आपने मिनिस्टर बनना था जिंदगी में पहली बार और अंतिम बार भारतीय जनता पार्टी ने, तो तब उनको PDP जम्मू कश्मीर, मैं कह रहा हूँ ना, अंतिम बार जम्मू कश्मीर के लिए कह रहा हूँ कि ये कभी भी पावर में नहीं आ सकते। तो भाई सुनिए, मैं कहता अगर तो UP बिहार से आने MLA बने जो 25 लाख वोटों को, तो फिर तो ठीक, हाँ बहुत ठीक, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बना दीजिए गुजरात का चीफ मिनिस्टर ना, बनाइए मुझे, मैं चाहता हूँ मुझे बना दीजिए। दूसरी बात इसमें यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आ जाते हैं हम रोजगार पे। ये तो मैं जो उन्होंने मुद्दे उठाए मैंने उनके ऊपर, इसके ऊपर डिबेट करनी हो तो एक दिन अलग से रखेंगे। मैं आता हूं रोजगार पे। भाई 2014 में देश ने इनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, क्यों दिया था? लोग तंग थे ना कांग्रेस की सरकार से, लोगों ने चेंज को प्रेफर किया ना, चेंज में वोट दिया। आपने किया क्या? आपने सिर्फ और सिर्फ पिछले 7 साल में सिर्फ एक काम किया है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम 80-20। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ इस काम पे, भाई आप मुझे बताइए, अगर आपको लोगों ने मैंडेट दिया था, आपने लोगों के लिए किया, वो कहाँ गए रोजगार? 15 लाख रुपया विनोद जी आपके अकाउंट में आ गया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं तो पूरा यकीन करता हूँ उनकी बात पे, वो सच कहते हैं। तो लेकिन 8 साल से मैं भी इंतजार करता हूँ, मैं रोज जाके अपने ATM चेक करता हूँ कि शायद आ जाए, शायद रात को पैसे पड़ जाए। 15 लाख रुपया आ गया, 2 करोड़ नौकरियां साल की आ गई, विदेशों से सारा काला धन वापस आ गया। एक अखबार मैंने देखा फेसबुक पे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना, मैं झूठ बोलूंगा वो चलेगा ही नहीं, अभी लोग उस पर कमेंट कर देंगे लाइव पे। उसमें एक बात लिखी थी उन्होंने, इसमें लिखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण था 2014 से पहले इलेक्शन में कि अगर हमारी सरकार आएगी पेट्रोल 50 रुपये लीटर बिकेगा, डीजल के रेट कम होंगे। और 50 रुपया रेट क्या, वो तो 100 रुपया हो गया। और वो मूंगी की दाल जिसको पूछता ही कोई नहीं था, जो बीमार आदमी होता था तो खिचड़ी बनती थी मसर की दाल की, वो 120 रुपए किलो बिकनी शुरू होगी। अब मुझे बताइए कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसको माने? 400 का सिलेंडर 1200 में चला गया। आज नौजवानों की मैं आपको हालत बता दूं क्या है। मैं जब भी किसी स्कूल, अच्छा दूसरी बात इन्होंने की, हम भी ये आपने आश्वासन दिए लोगों को, लिस्टें क्रैश नहीं होगी, फाइनेंशियल काउंटर एडवाइजर की होगी, सबकी होगी। लोग आपके पास आए उम्मीद से, अगर आप उनको परवाह, मैं समझता हूँ आपकी भी मजबूरी है, अभी अब सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में होता आप कर दें, आप तो जम्मू के रहने वाले, आपको जम्मू के साथ प्यार है। यही तो हम कहते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए, दिल्ली वालों से पूछे भाई आप करना क्या चाहते हो, आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हो। एक पंजाबी की कहावत है, मझ बेच के खोती लई, दूध पीण तो गए तो लिट सुट नहीं पई। और भाई सानू मिला कि, मैं कहता हूं मुझे हमें मिला क्या, हमें बताओ मिला क्या। ये मेरी बड़ी बहन है, इसे पूछिए। जी बिल्कुल, अभी भाई साहब ने बताया कि मोदी जी को मैंडेट लोगों ने क्यों दिया। मैं एक बात क्लियर कर दूं, सिर्फ रोजगार के लिए मैंडेट नहीं दिया गया था उनको, हमारे देश को बचाने के लिए मैंडेट दिया गया था, जो कांग्रेस ने डुबो दिया। सुन लीजिए भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोली, अब इसको सुन लीजिए। साहिल जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं क्लियर कर लूं, उन्होंने भ्रष्टाचार पूरे देश में बनाया था कांग्रेस ने। कहीं ना कहीं देश के लोग चाहते थे कि देश बचे, देश को बेचने की कगार पर खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने, इसीलिए मोदी जी को लाने का संकल्प जो लिया लोगों ने लिया।
राम मंदिर बनाने के लिए मोदी जी को लाया गया, जो राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। धारा 370 और 35 से खत्म करने के लिए मोदी जी को हमने लाया, जम्मू कश्मीर की जनता ने लाया, ताकि यहाँ पर ये जो अन्याय हो रहा था यहाँ महिलाओं के साथ, वाल्मीकि समाज के साथ, उसके लिए मोदी जी को लाया गया। आप सिर्फ कहें कि रोजगार के लिए मोदी जी को लाया गया, ठीक है, रोजगार एक पार्ट है, बिल्कुल। आप सुनिए, सिर्फ रोजगार के लिए मोदी जी को नहीं चुना गया। मोदी जी को हिंदुस्तान की, सुनिए, हिंदुस्तान की छवि को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की छवि आगे जाए, जो कांग्रेस ने खत्म कर दी थी, वो आगे करने के लिए हमारी जनता ने उनको चुना। मेरे पीडीपी के भाई बोल रहे थे कि भाई हमने उनके साथ कोलिशन की, बिल्कुल, हमारी वो सबसे बड़ी गलती थी जो कोलिशन हमने उनके साथ की, उसका भुगतान हम लोग अभी तक कर रहे हैं। आपने क्या, आप तो खत्म हो चुके हैं, उसके बाद तो आप खत्म हो गए। पीडीपी का तो जनाधार ही खत्म हो चुका है। अभी हटती नहीं हमारी सदियों रहा है। और आगे आप देखेंगे कि भाजपा ने जो संकल्प लिया है, आगे संकल्प जो ले, ठीक है, हमारे लोग कुछ जम्मू के नाराज हैं, उसको नाराजगी भी हम लोग ही दूर करेंगे। भाजपा से उनको उम्मीद है, वो दूर हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर पीडीपी को वो सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। ये मुझे पूरा उम्मीद है अपनी जनता से कि वो ऐसी मिलिटेंट पार्टी को आगे आने नहीं देंगे, वो कभी भी कांग्रेस को आगे आने नहीं देंगे। अब मुझे जो इनकी बातों से लग रहा है, साहिल जी और मेरे भाई साहब जो पीडीपी के प्रवक्ता है, आने वाले समय में कहीं ये आपस में गठजोड़ ना कर ले, क्योंकि यही कहीं इनको दिख रहा है पहले भी नहीं, आने वाले समय में, क्योंकि ये कांग्रेस का खात्मा हो चुका है, कांग्रेस का खात्मा हो चुका है, पीडीपी का जनाधार खत्म हो चुका है, और इनको डर है कि भाजपा कहीं अपनी सरकार ना बना ले जम्मू कश्मीर में। ये चिंता इनको सता रही है। इस टाइम रोजगार चिंता नहीं है इनकी, इनको मुद्दा मिला है सिर्फ रोजगार का। क्या इतने 70 सालों में इन्होंने सभी युवाओं को रोजगार दिया था? ये पूछने वाला सवाल है। कांग्रेस जब थी तब धांधलियां हो रही, तब इन्होंने ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाई? तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल सवाल रहेगा दोनों प्रवक्ताओं के लिए जो मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पर, कि ये अब समय का अभाव, आप कंक्लूड कीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ पे आता हूँ कि हमारी बहन ने एक बात कह दी कि मिलिटेंट पार्टी। देखिए, डेमोक्रेसी में हम सभी पार्टीज हैं और हम एक ही समाज का हिस्सा हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो एक दूसरे को डायरेक्टली इस तरह की बात कहना, ये मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, हमारी बड़ी बहन ने फिर बड़ा अच्छा भाषण दिया, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए विनोद जी, बार बार उन बातों को आपके चैनल पे अगर इस तरह की झूठी बातें की जाए, वो भी अच्छी बात नहीं लगती। देखो 2G का कितना शोर मचाया गया आपके सामने। हिंदुस्तान में 2014 से पहले 2G कहो, कोई तो गिरी थी, तभी तो गिरी, लेकिन क्या हश्र हुआ 2G वाले केस में? किस तरह से जज साहब ने ये कहा कि 4 साल तक बैठकर ये देखता रहा कि सरकार आपके से बड़े नेता को क्लीन चिट मिली। 2019 में फिर पब्लिक ने आपको क्लीन चिट क्यों नहीं दी? सुनिए ना, मैं आ रहा हूँ उस पे। इन्होंने जो आरोप लगाए, पहले उस पे आ रहा हूँ ना, कि इन्होंने करप्शन की बात कर दी। तो सभी में कोई भी ऐसा जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने 14 से पहले हम पर लगाया ना, वो प्रूव हुआ, वो एक प्रकार से एक झूठा छलावा ही साबित हुआ। मेरा भी यही सवाल यही है। अन्ना हजारे के नाम पे एक पपेट को सामने आगे रखकर एक सब कुछ सरकार के खिलाफ एक झूठा माहौल बनाया गया। बाद में वो सब कुछ एक्सपोज हुआ। वो उस चीज को मैं बताने की जरूरत नहीं है कि उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मूल सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दों से क्यों भागती है। और हमारी बहन ने खुद ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो रोजगार है वो कभी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। किसकी बात की? 370-35 की बात की। उन्होंने ये कहा, सुनिए, रोजगार एजेंडा पूरे देश में जो नेता, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो पैन इंडिया लीडर्स हैं, इनको 5 मिनट के लिए सिर्फ आप ये कह दें कि आपने गायें, गोबर, मंदिर, मिलिटेंट, मस्जिद, इन पर नहीं बोलना है, ये 5 मिनट उसके अलावा किसी बात पर बोल नहीं पाएंगे। उसके बाद लास्ट में आके इनका मुद्दा जो है वो वही आ जाता है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, इन्हीं के पार्टी के डिप्टी सीएम रहे जनाब निर्मल सिंह जी, उनका ही खुद जाके उनकी टाइमलाइन पर ट्वीट आज भी मौजूद है। जब 370-35 से टूटी ना, तो उसके 10 दिन के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई जम्मू कश्मीर के जो रोजगार हैं उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जो जमीन है उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए। तो भैया ये क्या था? 370-35 से जो था वो हमें इसी चीज में सुरक्षा देता था। जहां इनकी सरकारें हैं, आप चाहते हैं 370 वापस आए, कांग्रेस चाहती है 370 वापस। इस देश के अंदर 371 के नाम पे 9 से 10 स्टेट्स ऐसे हैं बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश दिया। हम लोग थे देने वालों में, ये लोग हैं तोड़ने वालों में, ये है जम्मू कश्मीर के लोगों को बर्बाद करने वालों में। हम जब भी रहेंगे, हम जब भी सरकार में, हम जब भी, आज मैं ऐसा बिल्कुल बात करूंगा कि हम जब भी सरकार में आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो और खास तौर से केंद्र में, क्योंकि ये जो सारी गड़बड़ हुई है, ये केंद्र में जो 2 लोग बैठे हुए हैं, जो देखिए प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर डैंग,
डॉक्टर डैंग क्या करता है, और जम्मू कश्मीर को समझा हुआ उन्होंने लेबोरेटरी, और डॉक्टर डैंग क्या करता है, वो यहाँ करता है यहाँ पे वो इंजेक्शन डालते हैं सुनिए बिल्कुल नहीं सुनने, वो देश में डेमोक्रेसी है, मुझे मेरे प्रधानमंत्री की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, सुनिए मेरी बात को। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे करते हैं टेस्ट, और इस टेस्ट के माध्यम से वहाँ यहाँ देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। जम्मू कश्मीर जो है वो लेबोरेटरी बना हुआ है, और जम्मू कश्मीर जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इनको यहाँ से हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर राम राज्य की स्थापना कांग्रेस पार्टी करेगी। इसका सपना रह जाएगा केंद्र में सरकार बनने का, आने वाले कहीं काफी रजनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साहिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।